जस्टिन उसके बाद ही कराना है 2-4 सवाल हैं। बताओ ये क्या है? इसमें बोर्ड है ये जल्दी कहीं जाना हो what does the neuron look like? भाई तुझे ये नहीं आता? वैसे मुझे भी नहीं आता। It involves a nucleus and a primary answer in nerve ending. भाई न्यूरॉन डिफाइन करना है क्या? Now, name the tissue responsible for movement in our body. What does a neuron look like? Neuron have finger-like coordination on its cell body, after dendrites and Neuron is an elongated structure, and at one end it has finger-like या root-like कैसा लिखा है? Hair-like. So the neuron is longest. ये क्या चीज होगी? Longest cell in our body. At one end of it there is hair-like structure. Called dendrite. पहले का आंसर है that is name the tissue responsible muscular tissue. Muscular tissue. अब देखिए give 3 features जस्मिता of cardiac muscle. बताया मतलब स्ट्रिप्ड तो है ही है और अच्छा ये बताओ अनस्ट्रिएटेड का इसमें क्या फीचर है?
क्योंकि हमारी इच्छा पे काम नहीं करता, हमारे विल एंड विश पे नहीं करता, ये अनस्टेटेड कंडीशन। और उसमें डार्क एंड वाइट बैंड है और ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रिएटेड का है। ठीक है, इसी चीज को लक्षिता रिपीट करो, ये बोल रही है। सर इसमें स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड दोनों की तरह काम करता है। फीचर्स होते हैं और बोलो। फीचर्स होते हैं और ये यूनिलिक्विडेटेड होता है और ये मतलब सिलेंड्रिकल होता है। शेप में होता है और इस ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स, फिर ऐसे होगा कि नहीं, टिक 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 ऐसे चलता रहता है। सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द बॉडी टायरलेसली थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, अच्छा बताया आपने। What are the functions, Justin, of areolar tissue? Okay, Palak, what are the functions of areolar tissue? सर ये या फिर गोटू मसल कनेक्ट करता है। सही है। It is of two types. ये two types का है, that is tendon and ligament. It is a fibrous tissue. इसे लिख लेना, it is a fibrous tissue made of either white or yellow collagen fiber. लिगामेंट येलो है और टेंडन कैसा होगा? white और येलो कोलेजन फाइबर। तो इट इज, ये एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है। टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन, टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, वाइट ligament connects bone to bone. अगला, what are the elements, Harshita, making xylem tissue? सही है, सही। That is xylem fiber. Xylem vessel लिख लो, xylem vessel। ठीक है, अरे उठो नहीं, अब वो आई लेट तो तुम उठ रही हो, ऐसा करती हो। xylem vessel, xylem parenchyma। ओके, अब देखो और कौन कौन से हुए? xylem फाइबर, एक और कौन सा बताया? ट्रैकीज। These are the components. How simple tissues are different from complex tissues? 6. Simple tissue, complex tissue. Abhishek, it is made up of only single of one kind of cells, or इसमें it is made up of it is made of more than one kind of cells, और सिंपल टिश्यू, ये सब प्लांट के होते हैं। तो simple tissues have been growth and recovery of plant or complex. ग्रोथ के लिए तो मेरिस्टेमेटिक है, ग्रोथ के लिए नहीं बोल सकते। कुछ और बोलो, अलग कुछ बताओ श्रेया। चलो ये भी एक बन जाएगा, ठीक है। इट हैज सिंपलर फंक्शंस, इसके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। इसके सिंपलर फंक्शन है जैसे फिलिंग ऑफ स्पेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या काम करेगा? इट हैज सिंपलर फंक्शंस, जैसे क्या क्या होगा?
फिलिंग ऑफ स्पेस, जो कि पैरेन्काइमा करता है। और दूसरा काम क्या बताइए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो कौन देता है, पैरेन्काइमा। इसमें देखो, जबकि इसके कैसे फंक्शन है, इट हैज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कौन कौन से निष्का, चलो आप बोलो, पलक। आदित्य। It transports ions, minerals or water in plant. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, दोनों ही बोलो ना, ग्लूकोज। यही तो बोलना था, कॉम्प्लेक्स से काम ही तो बोलने थे, फिर इतना अटक रहे थे। जाइलम और फ्लोएम ही तो है, नहीं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, इसके दो काम है। और बोलिए। वो तो मेरिस्टमेटिक करेंगे, मेरिस्टमेटिक और ये परमानेंट में ही सिंपल होंगे। सिंपल टिश्यू को आप मेरिस्टमेटिक में समझो। और बोलो, और क्या क्या है, देख के तुम्हारे पास उगाई नहीं, देख आप बोलो रोहन। कोई बात नहीं, मान्या मैं देख के बताता हूँ। और किसी को मालूम है एक दो तो बताओ, रोहन तो बता ही नहीं रहे, इनके पास बुक भी है जल्दी। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है कुछ, लेकिन बताओ। हाँ, ग्रोथ कैसे, ये ग्रो वाले है ही नहीं। अब ये देखो ना, मेरिस्टमेटिक और परमानेंट, परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। तुम लोग बार बार मेरिस्टमेटिक पे क्यों चले जा रहे हो? जैसे प्लांट टिश्यू है ना, तो प्लांट में ये मेरिस्टमेटिक है, और ये कौन से बोलो, परमानेंट। इसमें दो टाइप है। परमानेंट के दो टाइप है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये कोई ग्रो नहीं करता, मेरिस्टमेटिक है। गर्थ बढ़ा दिया, गर्थ मोटी कर दी, लंबाई मोटी कर दी, ब्रांच, ये सब ग्रोथ है। और कोई कहता है ये ग्रोथ कर देगा, अब वो कुछ और कर देगा, ऐसा हो पाएगा? समझ आई बात कि नहीं? तो जिसका जो काम है वही वो करेगा। अब देखिए, जो सिंपल टिश्यू है, इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जबकि ये कहाँ पाए जाएंगे, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जानते हैं, उसी में जाइलम फ्लोएम रहते हैं। सो इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड इट इज फाउंड, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? वेस्कुलर बंडल ही में तो जाइलम फ्लोएम रहते हैं। और ये आम को भी भरेगा, पिटियोल को भी भरेगा, तो ये कहाँ पाया जाएगा? इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के, और किसी डिफरेंस की बजाय इसके आने के सबसे ज़्यादा चांस है। इट इज फाउंड इन, हर्षिता सेंटेंस पूरा करो। तुम क्लास में हो के भी नहीं हो। हाँ बोलो, सब बच्चे सुन रहे हैं। वेस्कुलर, पहले तो अपने ही मन से बताना चाहिए, बता भी रहा हूं तो तुम कह रहे हो। अब देखो, दैट इज, इट इज आइदर सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव, एंड दिस इज फॉर कंडक्शन, संवहन वाहिकाएं। वेस्कुलर बंडल, नाम से ही पता चल रहा है, वेस्कुलर बंडल, संवहन वाहिका। दिस इज फॉर सपोर्ट और प्रोटेक्शन, क्योंकि इसी के दो टाइप कौन से होंगे बोलो, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव। तो सपोर्टिव के 3 टाइप हो जाएंगे, जो कल आपने देखा। प्रोटेक्टिव के 2 टाइप हो जाएंगे, और जबकि इसका काम है कंडक्शन करना। इट इज फॉर सपोर्ट और प्रोटेक्शन, इट इज फॉर कंडक्शन ऑफ मटेरियल। इट इज फॉर सपोर्ट और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में कॉर्क और एपिडर्मिस है, और जबकि क्या है, इट इज फॉर कंडक्शन ऑफ मटेरियल। इतना ठीक रहेगा, 4 लिखें। What
आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? रोहन, स्टोमेटा के क्या काम? तुम बोलो। Exchange of gases. सही है। स्टोमेटा और वाटर वेपर में दो चीज कहना। स्टोमेटा इज फॉर exchange of gases and water, na? Regulate the water movement. So, stomata is opening. ये कहाँ प्रेजेंट होती है? Present in lower part of leaf. Lower part of leaf. It is for exchange ऑफ गैसेस, जैसे कि O2 और CO2 को एक्सचेंज करता है, एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर, या फिर किसके लिए? ट्रांसपीरेशन समझते हो, जो पानी बाहर निकल जाता है। ये वर्ड तो मैंने बताया होगा ना, ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेट हो जाना, पत्तियों से निकल जाना नीचे से, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। अगला सवाल देखें। What is the specific function, मान्या, of cardiac muscle? ठीक है, स्पेसिफिक ऐसे लिखना, इट फंक्शंस, कार्डियक मसल वो तो हार्ट का बता रही है, इट फंक्शंस टायरलेसली, मतलब मसल की अगर बात की जाए तो वो बिना थके काम कर रही है मसल है, और उनसे बनी है हार्ट, तो हार्ट का काम पूछा जाए तो पंपिंग हो जाए। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य चीज पहले लिखनी पड़ेगी ना। इट फंक्शंस टायरलेसली, और रिदमेटिकली। ठीक है, ऑल टाइम, 24 आवर्स, ऑल द टाइम। ठीक है, फ्रॉम birth to death, yes, since birth to death, throughout life. These are present in heart, which pumps blood throughout body. These are present in heart, which pumps blood throughout body by contractions and rhythmic contractions and relaxation। अभी थोड़ी देर पहले हर्षिता ने बताई थी बात की नहीं? by rhythmic contraction and relaxation. These are involuntary These are involuntary muscles होती हैं। These are भूल भुलैया की स्टोरी सुना देना उसको, सब हम जानते हैं, तुम्हारी पूरी बात हम जब समझ गए हैं। Now name the region in which, Nishka, name the region in which parenchyma tissue is present. हाँ, Sir, it is found in parts of plant in which filling is inside. सही है। और बताओ क्या लोकेशन है? बोलो, पलक बोल रही थी। Sir, मैं बोल ये it is found in parts where parts of plant where filling is required. कई बार तुमने पैडी लीव्स देखे हो, मोटी मोटी पत्तियां के, या फिर पल्प ऑफ फ्रूट, या पोटैटो हो सकता है, कोई ऐसे ट्यूबर्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती है ना, पूरा लौकी है, कोई भी वेजिटेबल्स, पोटैटो,
एंड पैडी लीव्स, इन सभी जगह होती है। आयुष, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स? to provide protection. That is एपिडर्मिस। किसी भी अगर हम एपिडर्मिस को देखें तो इसका मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और किसी में अगर लोअर लेवल है तो इसको मेटा भी होगा। ठीक है, ये एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है, लीफ के ऊपर है। इट हैज मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। सो इट इज इम्परमिएबल, इनसे होके कुछ नहीं जा सकता, इनसे होके तो गैस भी नहीं जा सकती है। इम्परमिएबल, ये अपारगम्य है ऑफ गैसेस एंड वाटर। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी अदर डिसीज। इसके ऊपर एक वैक्सीक्यूटिकल जटिल शर्करा की भी कोट होती है। वैक्सीक्यूटिकल होता है, कोट होता है ना वैक्सीक्यूटिकल। प्लांट में चमक होती है कि नहीं, देखा है पत्तियों में? वो चमक क्या है? एक वैक्स है, और वो वैक्स एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। सबसे ऊपर तुमने कभी भी वेस्कुलर बंडल में देखा तो क्यूटिकल सबसे ऊपर लिखा रहता है कि नहीं? वेस्कुलर बंडल का एक चित्र देखो, सबसे ऊपर क्या लिखा है? क्यूटिकल। पढ़ा कि नहीं आयुष? दिखाई पड़ रहा है? तो क्या लिख रहे बोलो? एपिडर्मिस हैज मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे तुम्हारे घर के ऊपर चाइना मोजाइक होती है, ऐसे टाइल्स, टूटी टूटी टाइल्स नहीं लगा के बना देते हैं, वो ऐसा ही मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर। सो एपिडर्मिस हैज मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर। और फिर इट इज इम्परमिएबल टू, सेंटेंस पूरा करो, बोलो। सुन नहीं रहे हो आप? बोलो निखिल, आप बोलो बेटा। इट इज इम्परमिएबल टू, हाँ बोलो। हाँ आदित्य, ये किसके लिए अपारगम्य है? इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर। इनसे गैस अगर आएगी तो बाहर लौट जाएगी, जा नहीं सकती अंदर। उसको जाना होगा तो कहाँ से जाएगी? स्टोमेटा से। इनसे जा पाएगी कहीं? तो ये किसके लिए इम्परमिएबल? इट इज इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर। इट प्रोटेक्ट्स plant from external environment and microorganism। छोटे छोटे कीड़े होंगे, external and micro। रात भर भी प्लांट अगर पानी में रहेगा या कहीं पर भी बहुत 10 दिन तक पानी भरेगा तो पत्ती सड़ के गल नहीं जाती है। उसको कौन रोकता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लिखा ही नहीं, प्रोटेक्टिव के एपिडर्मिस और कवर को, उसके कॉलन काइमा, स्लेरेन काइमा, ये सब। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। जैसे कोई सीड है तो उसकी कोर में देखो कैसा स्मेल है। ओके, नाउ हाउ डज ए कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू? तो जो कॉर्क सेल होती है, these are having multi-layered, ये multi-layered स्लेरेनकाइमा की होती है कि नहीं? ऐसा आपकी बुक में बना होगा, जो कि डेड सेल है। कॉर्क सेल कैसी होंगी? और ऊपर की तो रप्चर भी होंगी, ऊपर की कैसी होगी? ऐसे बनी हुई है। तो इट गिव्स ए कुशनिंग इफेक्ट। कॉर्क होता तो दब जाता है ना, और इस तरीके से इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम मैकेनिकल जर्म।
So cork is present as outer coat of stem. It is multi-layered structure of dead cell. Multi-layered structure of dead cells. Made of, किसका बना है? Made of sclerenchyma. ये sclerenchyma का बना हुआ है. It protects plant. अगर तुम प्लांट पे लाठी मारोगे तो कॉर्क उसका जर्क ले ले. It protects plant from mechanical injury. And provides cushioning effect. अब देखो 11th क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ माउथ. ऐसा टिश्यू बताओ जो 11th क्वेश्चन बुक का है. जरा निकालो कौन सा टिश्यू है जो हमारी इनर लाइनिंग में होता है. बोलो जस्टिन. सर ये बताओ. जो चीक की इनर लाइनिंग्स है ना, अंदर अंदर गाल में कई बार गर्म चाय पियोगे तो निकल जाता है ना दूध या चाय पीने से. वो कौन सा टिश्यू है? बोलो. यस दैट इज एपिथेलियल भी बोल सकते हो या सिंपल स्क्वेमस. बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. तो 10th का है बुक में 10th क्वेश्चन है बुक में. दैट इज सिंपल स्क्वेमस. ये लिखना ज्यादा जरूरी है. एपिथेलियल दोनों भी लिख सकते हैं अगर सभी एपिथेलियल होते तो. टिश्यू दैट कनेक्ट्स जस्मिता मसल टू बोन. टेंडन. ठीक है. टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स. फूड ट्रांसपोर्ट करा तुम तो अपने हिसाब से काम करते हो तो कोई बात नहीं. कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स. मयंक कोई कनेक्टिव टिश्यू बताओ जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स है. बोलो आके. रोहन. हाँ ब्लड ही तो फ्लो करता है. फ्लूइड नहीं समझ पाए. टिश्यू दैट स्टोर्स मयंक फैट इन बॉडी. बताओ फिर पापा मुझे राशन पानी लेके चढ़ेंगे अगर तुम ऐसे करोगे. हम तुम्हारा पेपर रखेंगे हमारे बेटे को कुछ नहीं सिखाना. बोलो विच स्टोर्स फैट. अर्पित. हाँ मान्या. एडिपोज टिश्यू. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू इधर फ्लूइड मैट्रिक्स कौन सा था? ये ही था. यस सर. और दैट इज स्टोर्स फैट. तो ये डी है. ये ऊपर नीचे हो गया. दैट इज टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन. तो नर्वस टिश्यू देखो. 11th क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू. स्किन. मयंक बताओ ऐसा क्या हुआ कि तुम तीनों एक साथ ही कमजोर हो गए? कहीं गलत जगह तो जाना शुरू नहीं कर दिए थे? बिस्किट्स की शॉप में. हाँ बताओ स्किन में कौन सी पाई जाती है? हाँ बताया करो. दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. ये किसमें पाई जाती है?
टिश्यू, ये पाई जाएगी स्किन में। श्रेया, बोन में। सर बार ऑफ ट्री सर। बार्क ऑफ ट्री भी बोलो, बार्क ऑफ ट्री में कौन सी है? कॉर्क, ठीक है। बताइए बोन। ठीक है, कनेक्टिव, ठीक है। ऑस्टियो सेल्स है वैसे, चलो ठीक है। अब और बताओ निष्का, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबॉइडल। अभिषेक, वस्कुलर बंडल। साइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। उसमें कोई कनेक्टिव तो नहीं होती है, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू। ये संवहन, वेस्कुलर बंडल, कनेक्टिव टिश्यू। इनर लाइनिंग ऑफ चीक में बताओ, कुछ तो बताओ, पास करवाने तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो दिखाते नहीं क्या। तुम्हारे हिस्से की मैंने तुम्ही को करनी, तुम सोचो कि तुम्हारे हिस्से की भी मैं ही कर लूं। मैं अपने हिस्से की कर सकता हूँ, 6 घंटे खड़े होकर बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का भी पढ़ लूं। मोशन पे आई है। बताने के बाद भी नहीं बता रहे हो तो या तो नोट नहीं कर रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो क्या। तो वही 3 दिन तो बंक मारी है, उसमें ऐसा क्या हो गया? चलो, now there is differentiate between path length and displacement. Differentiate between average speed and average velocity. So, path length and displacement. रोहन बोलो एक डिफरेंस। हाँ, आप बोलिए। ठीक है, हाँ, it is actual length of distance moved. It is shortest distance between initial and final point. इसका अगला बोलो। It is a scalar quantity. जबकि it is vector quantity, यानी स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इट है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, संख्या, मैग्नीट्यूड ओनली। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जसमिता एक और बोलो।
path length is always positive. It may be positive or negative. और बोलो इसके साथ थोड़ा सा एक और बोलो। Path length is rather greater or equal to magnitude of space. Path length is either greater और या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखें इससे कंपेयर कर, देखिए ये इसका काउंटर बोल पाती है, समझ भी पाई इस बात को भी नहीं। इसका मतलब समझो कि पाथ लेंथ इज ग्रेटर भी हो सकती है, और अगर एक ही लाइन में चले दोनों तो क्या इक्वल हो जाएंगे। और जबकि निष्का ने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत बड़ी बात है, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ इसने मैग्नीट्यूड लगाया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस, ये तो लेस ही है, ये अगर 15 मीटर तो 10 ही हुआ, या तो कम होगा या तो इक्वल होगा। इसी चीज को रिपीट करो मान्य। So magnitude of displacement is either equal or less than. सही, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल टू पाथ लेंथ। जस्टिन एक और बताओ Sir, the path length can be measured with the help of odometer, and displacement magnitude of displacement cannot be measured with odometer. हाँ ये तो और बोलो। So if object is moving, then path length will never become zero. अगर ये चल दिया तो जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ये चल के अब घूम घाम के ऐसे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स then path length is never zero. If बात नहीं करो, बात करना जरूरी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है। If object moves and comes back to initial point, then जस्मिता बोलो, सेंटेंस कंप्लीट करो। Magnitude of displacement will be zero. ठीक है, मैग्नी एक ही बात है, आपने भी सही बताया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब अगली बात करते हैं, इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखो जो बच जाएगा उसको घर में पूरा तैयार करना। आपको शुरू से जितना मैंने पढ़ा दिया उसमें फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो बच गया वो आपकी जिम्मेदारी, उसको घर में एक एक सवाल करके देखना है ना। अब ये देखो, दैट इज एवरेज स्पीड। ग्रेविटी के दो सवाल हैं, दोनों फोर्स वाले, एक तो सन और मून का है और एक अर्थ और मून का है। सन और अर्थ का दोनों सवाल लगा लें। So gravity को कैसे observe करेंगे? अभी करा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज स्पीड क्या है बोलो। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट upon time. So it is average speed is scalar quantity.
जबकि एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। बाकी सब यही लिखना है, एवरेज स्पीड इज पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। यहाँ भी लिख लें कि एवरेज स्पीड इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, जस्ट इन सेंटेंस कंप्लीट करो। एवरेज स्पीड इज, मान लो ये 15 मीटर है और ये 10 मीटर है, इसी रास्ते पे वो चला, इस पे तो कभी चला भी नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ऐसा उसने 2 सेकंड में किया है, तो 2 सेकंड में यहाँ पहुंचा। तो ऐसी स्थिति में हर्षिता इसकी एवरेज स्पीड बताओ और डिस्प्लेस और ये एवरेज वेलोसिटी बताओ। सर एवरेज स्पीड वो भी दैट इज 7.5 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज 5। तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ ना। तो अब इसी को जस्टिन बताने जा रहे हैं। Sir, average speed is either greater or equals to the magnitude of velocity. सही, इक्वल और ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड। अच्छा बताया आपने। और एक इसका काउंटर पार्ट ही बताओ। Magnitude of velocity is either lesser or equals to the average speed. Is either less or equal to magnitude, that is average speed. ठीक है? If object moves, then If an object moves, then average speed cannot be zero. yes, if object moves, then average speed cannot be zero. ठीक है? If object moves and comes back to initial point, then average speed is zero. ठीक है? What are the applications Sir, of average speed? average velocity is zero? What are the applications of Archimedes principle? Archimedes principle. Sir, if an object is fully or partially immersed in a fluid, then the amount of water displaced by it is equals to the weight of object. एप्लीकेशन बताओ आदित्य। अभी तो थोड़े दिन पहले बताया गया, बोलो। हाँ, it is used to determine the purity of metals. Sir, Lactometer is used, हाँ? एप्लीकेशन तो हमें स्कूल में कुछ और बताया। बता तो यही 3 बताए बेटा। बताइए नहीं। ओके, स्कूल में पूछा अब देखो। डेफिनेशन दीजिए। Now, what does the odometer measures and what does the speedometer measures? किलोमीटर है जो हमें क्या measure करता है? That is total distance traveled, और speedometer किलोमीटर में से हमारी स्पीड average speed. वो speedometer that is instantaneous speed and average speed. Instantaneous speed बताता है, तुरंत की speed. वो क्या बताता है? Instantaneous speed. क्या बताता है? Instantaneous speed. Instantaneous. उसे instant की तो बताएगा, पूरा average निकाल के थोड़ी ना बता देगा। चलो, अब देखिए कि what does the path of object look when it is in uniform motion? पलट, पाथ कैसा होगा अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है? बताओ। स्ट्रेट लाइन ना, जब कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में चलेगी तो उसका कैसा पाथ दिखेगा? द पाथ ऑफ, इसको लिख लें, इंटरेस्ट क्वेश्चन है, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज, उसे एक ही डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चलनी होगी, तभी तो यूनिफॉर्म होगा। When it is in uniform motion। एक और क्वेश्चन पता कर लीजिए,
ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो कौन सी क्वांटिटी मेजर करता है? जैसे ये ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है और वीटी ग्राफ ऐसा है, तो इसके अंदर का जो ये एरिया है ये क्या चीज मेजर कर रहा है? जस्टिन, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कवर करके टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यही चीज डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्टेंस। सो ये क्वेश्चन बुक का ही है, ये पढ़ो। दैट इज क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द व्हाट कैन यू से द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस चीज को लिखें, व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इज मेजर। यहाँ क्वेश्चन व्हाट इज द क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने के लिए। विच इज मेजर्ड द एरिया ऑक्यूपाइड, द एरिया अंडर बीटी ग्राफ, ठीक है, रिप्रेजेंट्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। इसके 4 क्वेश्चंस में, यही वाला निकालो, यही पेज, इसके 4 में कम से कम 2 आएगा। इनको चारों को देखो क्या क्या दिया गया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभिषेक, फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ। अगर मान लो एक्सटी ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो ये देखो पहला क्वेश्चन इसी में का, एक्सटी ग्राफ एक ऐसा है, इससे क्या पता चल रहा है ये कौन सी मोशन है, और एक ऐसा है एक्सटी ग्राफ, तो ये लीनियर है और ये कैसा है, नॉन लीनियर। सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, इज लीनियर, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सटी ग्राफ इस कर्व भी लिख सकते हो, और नहीं तो नॉन लीनियर ज्यादा बेटर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट whose distance time graph, श्रेया, जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऐसे ग्राफ में मोशन के नेचर के बारे में तुम क्या बता सकती हो? लक्षिता, अच्छी बात, ये अच्छा बताएं, आप भी बोलो। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो चला ही नहीं, 20 मीटर पे पड़ा हुआ इतनी देर से, 1 सेकंड बाद भी, 2 सेकंड बाद भी, 3 सेकंड वहीं पे है। जब चला ही नहीं, ऊपर जाए तो चले 1 सेकंड पे 10 पे, 2 सेकंड पे 20 पे, 3 सेकंड पे 30 पे, तब तो यूनिफॉर्म बोल देंगे। ये तो रेस्ट रुकाइए। If XT graph, distance time graph is linear and parallel to time axis, क्या बताया बोलो? Parallel to time axis, then object is at rest. Rest आप यहीं से देख लो ना कि 1 सेकंड में भी 20 मीटर पर, 1 सेकंड में 20 मीटर है कि नहीं? अब 2 पे भी कितना है? 2 सेकंड में वो पेड़ वहीं का वहीं खड़ा ही। अगला क्वेश्चन देखो, अर्षिता, थर्ड बताओ। What can you say about the motion of object if speed time graph, ये देख लो, ये ऐसा हो, ये 1 ये 2, बोलो। इट इज यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि 20 पर है ना, 20 की ही स्पीड उसने पकड़ ली, ये स्पीड है, ये 20 उसकी डिस्टेंस नहीं है, ये v है। और जब ये 20 मीटर पर पेड़ खड़ा है, वो 20 मीटर पर खड़ा, ये 20 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट मोशन? Sir, it will be in uniform motion. सही है। इट इज
इन यूनिफॉर्म मोशन। एक और सवाल बताओ, देखो ये भी आ सकता है, ये वीटी ग्राफ है और अगर ये लीनियर ऐसा है तो आदित्य ये कैसा नेचर होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप बताओ। यूनिफॉर्म सही बता रहे हो, आप बोलो। हाँ, नॉन यही पहले भी बताए थे 6 महीने पहले, यही बताते हैं। यूनिफॉर्म, चेक करो, देखो 1 सेकंड में 10 और 2 सेकंड में 20 और 3 सेकंड में 30, क्या वो इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड में चेंज ला रहा है? 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20 और 3 सेकंड में, so there is equal change in velocity in equal interval of time. That's why this is a uniform acceleration. सर इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही है। आगे देखो, अब देखिए, a train starting from rest, example 7.5, इतना ही रखो, बाकी अब घर में करना, इतना ही रखिए। आज 5:30 तक है ना आपको? कितने तक? 6 तक है। अच्छा, तो अभी तो टाइम है, हमें लगे आप लोग का है अभी और करा देंगे, पलक वो वाला भी करा देंगे। चलो इसके कुछ और सवाल करो। एग्जांपल सबसे पहले आ जाइए फार्मर वाला सवाल, फार्मर वाला निकालो। इंटरेस्ट क्वेश्चन पहले के निकालो। सी, ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? ये बताओ। रोहन, ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड सर्टेन डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? ये बताते ही नहीं कुछ, अभी कल एग्जाम है, बता ही नहीं। बोलो आयुष, ऐसे बताया करो। तुम एयरफोर्स में हो क्या? फिर तो तुम्हारा भी तो होगा कल पेपर, फिर ऐसे क्यों कर रहे? यस बोला करो ना, यस। अगर ऑब्जेक्ट चला है और अपनी ही जगह आ गया है तो बोलो यस। यस, इट मे हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। कब हो सकता है? इफ फाइनल पॉइंट कोइंसाइड्स विद, किससे कोइंसाइड कर जाए? विद इनिशियल पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक फार्मर है, वो अपने खेत में, जिसकी एक साइड कितने की है बोलो? 10 मीटर, और वो उसका चक्कर कैसे लगा देता है? 40 सेकंड में। तो he takes 1 राउंड। अगर ए से चल रहा है, ऐसे चलते चलते 40 सेकंड में, so farmer takes 1 round in 40 seconds. Now उसने 2 मिनट 20 सेकंड तक चला ना, so टोटल टाइम कितना उसने लिया वो बोलो? टोटल टाइम टेकन इज 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट को जरा बदलिए, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड 140 सेकंड। रोहन अगला स्टेप क्या करेंगे? इतना समय वो चला, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और इतना चला। अब अगला स्टेप क्या करें? बताते हैं, आप बोलो आयुष। हाँ, नंबर ऑफ राउंड्स, उसमें कितने चक्कर लगाए? नंबर ऑफ राउंड्स इट इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बताइए? टोटल टाइम टेकन अपॉन टाइम फॉर 1 राउंड। जैसा कि आयुष ने बताया कि 40 सेकंड पर राउंड, तो पर राउंड का क्या, राउंड ऊपर चला जाएगा और सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और 0 से 0 काटो, और 14/4 क्या होता है? 7/2, तो 7/2 राउंड आ गया।
दैट इज 3.53.5 राउंड हो गए। अगर वो लक्षिता ए से चले 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और आधा चक्कर, तो वो कितने पर आ जाएगा? सी पर। इफ फार्मर मूव्स फ्रॉम ए देन आफ्टर 3.5 राउंड्स, आज देखो हमसे भी गलती हुई, आपसे भी, आज 6 बजे का डाला था ना। चलो यहीं बैठ के पढ़ो, मैम से पेपर ले लो नया वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यहीं बैठ के पढ़ो। चलो नाउ सी, तो अगर वो 3.5 राउंड शेया लगाएगा तो ए से चलेगा, तो बताओ 3.5 राउंड बाद कहाँ पहुंच जाएगा? सी पर। सो इफ ऐसे लिखना, इफ फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम ए, क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो घड़ी की दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज, देन आफ्टर 3.5 rounds it will be at C। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, बड़ी परेशान करती है। इसमें AC बताओ, AC स्क्वायर, तुम चंचल प्रकृति की हो क्या? √5 मीटर। अब जरा देखो, √5 मीटर। ये 10 है, ये 10 है, 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, तो AC कितना हो गया? √200 को निकालो, 2 मीटर। 10 into 2 ऐसे नहीं बोलो, तो 10 √2 बोलो ना। रूट किसके अंदर देखो, 2 into 100, तो 10 into 10 जो जोड़ा बन जाए तो वहाँ से काट दो। बात समझ आई कि नहीं? तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आप भी पेपर लेके करो वो 10। आज 6 बजे से क्लास है। अगला सवाल देखो, एक इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें ये भी है। एग्जाम्पल 7.1 देखिए, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन, पहला 16 मीटर कितने में चला? 4 सेकेंड, और दूसरा 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो अब ये बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है? और टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस रोहन क्या है? 32 मीटर, और टोटल टाइम कितना है? 6 सेकंड। बताएं मित्रों, 6 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 16/3 हो जाएगा, 5.3 बार मीटर पर सेकंड। अगला देखिए, अगले इंटरेस्ट निकालो मानसी, इसमें का 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, चलिए 5th क्वेश्चन में बताया गया है कि एक अर्थ है और अर्थ एक सैटेलाइट के पास से, ठीक है, इस पे सिग्नल यहाँ से कितनी देर में पहुँचता है बताओ? 5 मिनट में। यहाँ से यहाँ तक सिग्नल आने में 5 मिनट लगते हैं। और लाइट की स्पीड क्या है? और वो पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ, कितनी डिस्टेंस है। तो बताइए मुझे एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो मानसी टोटल डिस्टेंस क्या लिखे हैं बताओ? अच्छी बात है, डी लिखी सकते। आप लोग जल्दी आ गए, वहाँ से पेपर ले लो, स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो, कल पेपर है, इसको सॉल्व करो, अभी हम कराएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करो बैठ के, और पेपर ले आना एक और।
2 सीट में बैठा, मिल गया ना, दे दो। चलो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम क्या लिखे मानसी? 300 सेकेंड, मिनट थोड़ी लिखा जाता है। 300 सेकेंड, 5 into 60 सेकेंड, 300 सेकंड हो गया कि नहीं? 300 सेकंड लिखोगी ना, 300 सेकंड। और एवरेज स्पीड कितनी बताई गई है? मीटर पर सेकंड। ये इधर चला जाएगा तब ये डिस्टेंस आ जाएगा। दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल। अब पर सेकंड है और सेकंड ही कट गए, इसको मल्टीप्लाई करो तो 900 into 10 to the power 10 मीटर, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल। अगर 9 अलग निकले into 10 to the power और 10 जरा मीटर, इस पे पावर को पावर के साथ कंप्यूट करें, 10 to the power 10 मीटर, ठीक है, 10 to the power 10 मीटर। एग्जाम्पल 7.2 देखो, 80% चांसेस एग्जाम्पल्स के आने के हैं। एग्जाम्पल सारे करके जाए, 20% एक्सरसाइज से आएगा, इतना ध्यान देना। एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़ना। ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स, तो अगर 2000 है और फिर उसके बाद 2400 पढ़ लेती, तो बताइए डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी? 400, It is equals to 2400, that is final reading minus initial reading minus initial reading। तो 400 मीटर चली और मान लो यहाँ से आप जोधपुर से जयपुर गए 8 घंटे, कितने घंटे? 8 hours, सो दैट इज टाइम टेकन the distance किलोमीटर, किलोमीटर, और टाइम टेकन कितना है? 8 hours, 8 आवर्स। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो एवरेज स्पीड इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम दैट इज 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पलक इसमें एक चीज और है, मीटर पर सेकंड में तो आप 1 किलोमीटर की जगह क्या लिखेंगी? और 1 आवर की जगह 3600 लिखिएगा। नाउ अब देखो, इन मीटर पर सेकेंड, तो 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 इंटू 1000 मीटर, और 1 आवर में कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 36 से इसको काटो 18, तो कितना हो गया? और भी कर सकता है, तो 125/9 मीटर पर सेकेंड, तो 13.9 मीटर पर सेकेंड। Now the question 7.4 is also important। 7.4 कह रहा है राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल। अगर राहुल बाइसिकल चला रहा है तो शुरू में वो एक एक्सीलरेशन देता है अपनी बाइसिकल का, ठीक है? अब देखो, लेकिन बाद में वो ब्रेक लगा लेता है। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक आप ये देखिए, पहले उसकी कितनी थी? फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन टू 6 मीटर पर सेकंड पहुंचा देगा, यानी इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 मीटर पर सेकंड है, और फिर कितनी हो गई? लेकिन फिर अब उसने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी पूरी तरीके से नहीं रुकी, लेकिन स्लो डाउन तो हो ही गई। किसी को देख के उसने ब्रेक लगा दिया, थोड़ी स्लो हो गई। ऐसा इसने कितने सेकंड में किया? 30 सेकंड में, जबकि ब्रेक उसने 5 सेकंड में ही लगाई है। तो आपके अब 2 केस हो गए, एक केस नंबर 1 और एक केस नंबर 2। दोनों ही केस में आपको एक्सीलरेशन निकालना है। पहले केस 1 करो।
क्या निष्का आप मुझे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताएंगी? सही है, एवरेज एक्सीलरेशन यानी लिखो केस नंबर 1 दैट इज v माइनस u बाई टी। अब इसमें वैल्यू भी फीड करो। पता नहीं चीजों ये अपने पत्ते नहीं खोलती ना। देख यहाँ तक का केस था, वो वहां से भी केस ले आ रही है। कहाँ की सुप्रीम कोर्ट का केस हाई कोर्ट में चला रही है। 6/30 दैट इज 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जस्टिन, केस 2 बताओ। केस 2 में भी एक्सीलरेशन पूछा गया है सर 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड बाय 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? सर इसका आंसर निकलेगा -2/5 और उसको और सॉल्व करेंगे तो बनेगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए। सो नेक्स्ट इज देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। जसमिता बताओ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। बताओ। हाँ देखो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस हमें समझनी है मोशंस की। v इज इक्वल्स टू u प्लस 18 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और s इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर। अब देखें एग्जाम्पल 7.5 देखो। सर आपने 3 इक्वेशंस 1 3 2 के फॉर्मेट में लिखी है। कोई बात नहीं कर 1 3 2 ऐसे ठीक कर लो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड है। देखिए जैसे उसने बताया वही मैंने लिखा। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी इन 5 मिनट। तो इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं? ट्रेन बोलो क्या क्या है, बोलो। हाँ को कन्वर्ट करने के बाद 20 मीटर पर सेकंड। वैसे कितना दिया है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लो। दैट इज आप चाहे तो 5/18 आता है इसको करने से। 5/18 आ रहा था कि नहीं? यस सर। तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जहां भी मल्टीप्लाई करो तुरंत वहां मीटर पर सेकंड लिखना है, अदरवाइज इट विल बी डेल्ट एज ए हाईली इरेगुलर। ठीक है केस। अब इससे 18 से इसको करो तो 20 मीटर पर सेकंड ये हो गया। और क्या दिया है? टाइम कितना है? 5 मिनट को भी बदलना है। 300 सेकेंड्स। 60 सेकंड दैट इज 300 सेकंड। अब हमारे पास ये सब चीजें दी, 2 चीजें पूछी गई हैं। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो रोहन इसमें एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? a इज इक्वल्स टू b माइनस u अपॉन t। इसमें वैल्यू फीड करो। ये बताएंगे 20। हाँ वो बात ही कर रहा है उतनी देर से हंसी रहा, और ऊपर मयम का यही हाल है, नीचे देख रहा है बात कर रहा है। हाँ इधर भी तो देखो, बात की ऐसी क्या जरूरत है? इतनी बात समझ आ गई? सेकंड पार्ट बोलो। मैं क्या पूछा गया है? कौन सा फार्मूला लगाओगे? वैल्यू प्रेस करो। वो लगाना चाहते हो लगाओ। चलो सेकंड ज्यादा अच्छा कर चलोगे आप यही लगाओ। चलिए लगाइए। One by 15 into s, so that is 400 is 2 by 15 into s। 15 को ऊपर ले जाओ तो 400 into 15
बाई 2 इट इज इक्वल्स टू एस। 2 से इसको कट कर दो, दैट इज 3000। एस की वैल्यू कितनी हो गई? 3000। तो वो कितना मीटर चला? 3 मीटर। ओके, अब आते हैं ग्रेविटेशन पे। आ जाओ, ग्रेविटेशन का एग्जांपल पहला देखो। हाँ, फोर्सेस ऑफ मोशन का एग्जांपल 8.5। 8.5 देखो। बाकी आते हैं आप लोग? यस सर। हैं? बोलो कौन? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन ये करना है पहले, तब तक आप देख लीजिए। कोई फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एग्जांपल में कोई है, कोई दिक्कत? चलो बता देंगे। एग्जांपल 8.5 देखो, बात ना करें, इसमें ध्यान दें। दैट इज ये 20 वेलोसिटी कितनी दी है मीटर पर सेकंड में? 20। और ये टाइम कितना है? 10। दिस इज t, दिस इज v। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 20, और जब टाइम 10 हो गया, एक्स एक्सिस पहले लिखी जाती है ना, तो वेलोसिटी 0। बात सही है कि नहीं? टाइम 0 सेंटीमीटर पहले एक्स एक्सिस, तो 0 1 2 3 एक्स एक्सिस, और फिर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई तो खत्म हो गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये इसकी फाइनल। ये यूं तो पता चल रहा है ना। और जब टाइम इनिशियल है t1 या t, बाद में क्या हो गया टाइम? t डैश और v फाइनल में हो गया। बोलो, बात समझ आ गई? तो अब आपको इसमें बस ये बताना है कि हाउ मच फोर्स डज द टेबल। सबसे पहले तो आप ये पता करो एक्सीलरेशन कितना है। तो एक्सीलरेशन मुझे बताइए, ये चीज सब सेंटीमीटर पर सेकंड है, किसमें दिया गया है? तो v माइनस u बाई टी। पहले तो आप सब कुछ सेंटीमीटर में ही रख लो, बाकी देख लेंगे। तो बताइए v कितना है? फाइनली तो 0 हो गया ना। तो अब बाद में 20। इसका कहने का मतलब है एक टेबल पर हमने यहाँ से ब्लॉक खिसकाया, और शुरू में तो बड़ी तेजी से चला, और फिर उसके बाद खिसकते खिसकते क्या ये यहाँ पे रुक गया क्या? ऐसे ही तो बता रहा है। तो अब t कितना दिया बताइए? 10। ये चीज सेंटीमीटर पर सेकंड है, और नीचे वाली किस में है बोलो? सेकंड में। 10 सेकंड में रुक गया ना। ऊपर कितना आएगा? -20/10, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 0.01 होते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो 0.01। उल्टी चीज पूछा ना, तो क्या हो जाएगा? इसको किस में बदल लो? सेंटीमीटर है, तो अगर ऐसा ना करना चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। ये ठीक लगता है? इससे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और अपने आप ही तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सही है? अब जब कि तुमको एक्सीलरेशन पता चल चुका है, तो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज F इज इक्वल टू ma से आप फोर्स निकाल सकते हैं। मास कितना दिया हुआ? क्या 20 ग्राम है? 20 ग्राम को बदलो। 20 ग्राम को कैसे बोलोगे? 20 ग्राम इंटू, ऊपर लिखो 1 kg और नीचे क्या लिखो? 1000 ग्राम, क्योंकि ये इनका आपस का इंटर कन्वर्जन का फार्मूला। ग्राम से ग्राम कटा, और 1 0 से 1 0 कटा, तो कितना आ गया? सही है? अब क्या लिखोगे? F इज इक्वल्स टू ma, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो F इज इक्वल्स टू 0.02 kg और इंटू -0.02 मीटर, तो कितना हो जाएगा? -0.00, 1 2 4 लगेंगे न्यूटन। सही है?
बात समझ आ गई? अब हम लोग सबसे पहले पलक का सवाल करना है, बाकी देखा जाए। ये ग्रेविटी का करो, वो तो ग्रेविटी का आएगा ही। चलो 9.1 करो, 9.1 ही करना है ना। चलो the mass of earth is एग्जाम्पल 9.1 एक सन का भी मास है और एक अर्थ का भी है, तो और इनके बीच की डिस्टेंस भी दी है। तो बताइए फोर्स क्या होता है? जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बहुत देर बताती हो तुम। हाँ सर मास ऑफ मून होगा, है? वहाँ मास ऑफ मून आएगा। मास ऑफ मून है, यस सर। अर्थ एंड मून, मून कर दो। ये अर्थ हो गया और ये ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा जस्टिन? ब्रैकेट में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। अब आगे करो, वैल्यू प्रेस करो सारी। पलक बताओ। 6 into 10 to the power 10. अच्छा अर्थ का पहले लिखना चाहते हो, ठीक है, तो मून का कर लो। 6 इंटू 10 to the power 10. मून का बताओ। 7.4 into 10 to the power 10. ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? 3.8. देखो इनके बीच की लिखिए 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर में हमें नहीं चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई करो और इसे मीटर में बदलो, क्योंकि धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और सूर्य और धरती के बीच की दूरी 14,88,00,000 किलोमीटर। तो हमें तो इसकी चाहिए ना, तो उसको कैसे बदलेंगे? 10 टू द पावर 5 और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। बदलो तो जस्मिता कितना हो जाएगा? जोड़ के बताओ ना। 10 to the power 8। 3 हो जाएगा, 3 को जोड़ लो, सही है। 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया, इसका स्क्वायर करो। चलो तो अब जरा देखो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 3.84। कितनी बात पलक समझ आ गई? इसे 2 बार क्यों लिखा? 10 to the power -11, 10 to the power 24, 10 to the power 22। नीचे क्या लिखोगी? सही है, तो ज्यादा नहीं करना है, 2 डिजिट यहाँ डेसिमल हटा है, देखती जाओ, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 यहाँ से हट गया। तो अब इसके बाद थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर ले, 6 से कट जाएगा, तो बोलो 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24। ये सब डेसिमल हट चुके हैं, इनको भी कट करो। 37 और 32, तो कितना आया बोलो? 67 37 3.84 इंटू 32। जबकि पावर है, बताओ कितना आ गया? जोड़ो इसको, 24 और 22 जुड़ेंगे, -11 -8 और -8 या -16 भी लिख सकते हो, दोनों ऊपर चलेगा ना। ये कितना हुआ? 46। अब जरा देखो 10 टू द पावर कितना हुआ? 46 माइनस, बात नहीं करिए, 16 तो कितना हो गया? 27। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो इससे कितना आ जाएगा? दैट इज 19 आ जाएगा, 10 टू द पावर 19 आ जाएगा। और इसको लिखो, आपको ज्यादा नहीं करना है, 10 टू द पावर 19 है ना, तो इसको लिखना 0.202। समझो इस चीज को।
अगर इसे करोगे तो तुम मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने से इतना तो नहीं आएगा। तो 20.2 है तो 2.02 कर देंगे तो 20 आ जाएगा 10⁻20। कितना आ जाएगा? सर 2.02 इंटू 10⁻20 आंसर आ जाएगा सर। ये कितना आया? 10 to the power 19 है सर। और 7.5 ये 37 67 3.848 आया। अब 10 to the power 20 आएगा 24 22 माइनस 11 46 में से गया तो ये 19 आ गया। 10 to the power 19 है और ये आएगा 20.2 आएगा, मतलब इसको करोगे तो 20.2 आएगा। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इससे 10 गुना बड़ी है ना। ये चीज क्या है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इसमें से 10 इसमें डाल दो जरा, यही आंसर। इसका 10 निकालो और 10 इसमें डाल दो। ओके, तो दैट इज 2.02 into 10 to the power 20 न्यूटन। ओके, इतना ही रखो।